नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय और स्वागत है आपका दी ओरिजिन शो। नॉलेज स्टार्ट्स हियर, पावर्ड बाय एपिक लाइफ एसआरए। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आपने इतना लव और सपोर्ट किया इस पॉडकास्ट को, दी ओरिजिन शो को। और एक और बात, मैं जो भी पॉडकास्ट आपके इस एपिक लाइफ पे लेके आऊँगा वो आपका सेम दी ओरिजिन शो आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप थोड़ा जो सब्सक्राइब करेंगे हमें और थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ऐसे शोज़ को लाने के लिए एक बेहतर फॉर्म में आपके सामने, आपके एपिक लाइफ के प्लेटफॉर्म पे। आज के जो हमारे जो बीच जो आने वाले हैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदी साहित्य और अवधी भाषा को गौरवान्वित करने के लिए समर्पण कर दिया है। वह एक फेमस हास्य कवि श्री रमई काका जी के सुपुत्र हैं। उनका नाम है डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी। इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य के बारे में, हम ये जानेंगे कि कवि कैसे बन सकते हैं, हम ये जानेंगे कैसे एक हिंदी साहित्य हमारे जीवन को और भी अच्छा कर सकता है, और कैसे हम समझ सकते हैं अवधी भाषा के बारे में, और यू कैन से इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून, विल बी कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो सर आपसे एक पहले क्वेश्चन था। आप पहले अपने बारे में बताइए। आपके परिवार ने जो इस सोसाइटी में, हिंदुस्तान में जो अपना कार्य दिया, मतलब जो अच्छे विचारों को डाला पोएट के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बताया, आप इस पे थोड़ा लाइट प्रकाश कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, एक विशेष बात है जी। मेरी 3 पीढ़ियां हिंदी सेवा में है और वो भी स्तरीय कार्य में है। देखिए, मेरा पूरा परिवार हिंदी प्रेमी, राष्ट्र प्रेम तो समय हम लोग के जमाने में एक साधारण बात थी। आज की राजनीति अलग है, उस समय मेरे पिताश्री स्वर्गीय पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रवई काका के नाम से विख्यात थे। वो आकाशवाणी पर रवई काका के नाम से ही कार्यक्रम करते थे। बड़ा प्रसिद्ध जगह इतनी लोकप्रियता बहुत कम लोगों को मिलती है। हास्य व्यंग्य के तो वो माने हुए, यानी अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में चर्चित थे वो। और उनके का मैं पुत्र था, कविता का वातावरण था, कला की धरती थी हमारे पास। तो हमारे मन में भी कभी कभी आता तो कुछ लिखता, लेकिन ये 10-12 साल की उम्र में भी मेरी सब खेल था। 16 साल की उम्र में कुछ लिखने लगा, इंटरमीडिएट नहीं पढ़ता था तब लिख रहा था। लेकिन उस समय समझिए कि कलम साफ हो रही होते 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 सन 60 के बाद जी मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। और फिर एक कविता मैंने, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ उस समय मैंने कविता लिखी पाती, सौभाग्य से बहुत अच्छी कविता बनी। और वो कवि सम्मेलन में खूब पढ़ी मैंने, और उसने मुझे आधा हिंदुस्तान घुमाया उसी कविता ने। और उसके बाद तो मैं देश की जो बड़ी पत्रिकाएं थी, जैसे धर्मयुग है, धर्मयुग में छपा, साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा, कादम्बिनी में तो अभी 2010 तक छपता रहा। धर्मयुग से हिंदुस्तान तो बंद हो गए थे, कादम्बिनी ही चल रही थी, वो अब बंद हो गई है। और भी कई पत्रिकाएं थी जिनमें छपता रहा। दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक स्वतंत्र भारत, दैनिक नवजीवन, इनके जो साहित्यिक परिशिष्ट निकला करते थे, साप्ताहिक परिशिष्ट, उनमें छपा करती थी। और आकाशवाणी पर मुझे सबसे पहले पंडित रमानाथ अवस्थी जी ने, वो प्रोड्यूसर थे हिंदी के आकाशवाणी लखनऊ पर जी, उन्होंने 64 में मुझे बुक किया। जब वो
बहुत उनको विश्वास हो गया कि ये नहीं अच्छा करिए। तो उन्होंने, बहुत मुश्किल था उस समय, रेडियो ही था उस समय, और जी रेडियो के गेट के अंदर साधारण तो पहुंच ही नहीं सकता था। जी तो जी, हमने सही कहा। उस हमको सन 64 में मिला, और उसके बाद फिर बराबर रेडियो के लिए लिखता रहा, और ऐसा कोई विभाग रेडियो का नहीं जिसके लिए न लिखा। थोड़े दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी थी उन दिनों, थोड़े दिन नौकरी भी की हमने रेडियो पर, और नाटक भी लिखा, वार्ताएं तो वार्ता पर प्रसारित होती रही, और सीरियल्स में लिखा। रमई काका पर एक सीरियल 6 एपिसोड का सीरियल था, वो 6 मुझे लिखने पड़े। मैंने कहा भी कि नहीं किसी और से लिखा, बोले नहीं ये आप ही लिखेंगे। अच्छा। और एक अवधि पर सीरियल था, उसमें भी मैंने अवधि भाषा के कार्यक्रम पर एक सीरियल में एक लिखेंगे बस। उसका नाम क्या था सर? सीरियल का नाम क्या था अवधि भाषा का? के ऊपर वो एक सीरियल था, शायद 13 एपिसोड का। वो अच्छा लखनऊ रेडियो से प्रसारित हुआ था, हिंदी वार्ता विभाग से। अच्छा। अच्छे स्तर का कार्यक्रम। और ये रमई काका वाला कार्यक्रम तो नेशनल आर्काइव के लिए था, ये तो आर्काइव में मौजूद होगा इस समय भी। जी जी, तो ये हुआ, तो एक जो स्वीकृति होती है कवि रूप में, फिर दूरदर्शन आ गया। दूरदर्शन आ गया तो उन लोगों ने भी बुलाना शुरू कर दिया। जी एक दोस्ती में उन्होंने सुना, उसके बाद बुलाना शुरू किया, एंकरिंग की वहाँ। जी बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जन्म शती पर का कार्यक्रम मैंने ही मेरी एंकरिंग में हुआ। और अच्छा। ये बाबू हरिवंश लाल बच्चन, उनकी शताब्दी पर भी कार्यक्रम हुआ, वो भी मुझे दिया गया करने के लिए। जी। तो बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, मुझे दिए जाते थे दूरदर्शन के ऊपर। बाद में फिर लोग अलग अलग प्रोड्यूसर आते गए, और एक लंबे अरसे से तो उन्होंने बुलाया ही नहीं। और अब तो खैर मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, लखनऊ आने में मुझे दिक्कत होती है। रेडियो के लिए तो खैर, रेडियो के लिए तभी 2021 में उन्होंने अवधि पर, अवध की के स्वतंत्रता आंदोलन पर कहा ये आप लिख लीजिए, कोई नहीं लिख पाएगा, आप लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने जी। उसको मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था, अच्छा। था गार्ड बैरियर का, उसके एक सप्ताह पहले मैंने लिख के उनको अपने मोबाइल से ही उनको भेज दिया, और सारी जी तो ये जो एक कवि रूप में, एक लेखक के रूप में मेरे निबंध भी काफी प्रसारित हुए, करीब 50-60 निबंध तो जरूर लिखे होंगे, उनमें 10-12-15 प्रसारित हुए। कादम्बिनी में भी प्रसारित हुए आलेख मेरे, और इन पत्र पत्रिकाओं में बराबर प्रसारित हुए। जी कवि रूप में जो एक स्वीकृत होती है राष्ट्रीय स्तर पर, वो मुझे प्राप्त हुई कवि सम्मेलनों में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तो कोई बात ही नहीं थी, लगभग तमाम शहरों में गया, बंगाल गया, बिहार गया, महाराष्ट्र में तो वहाँ उन्होंने फिर हिंदी संस्थान में हमारा अभिनंदन भी किया। और उत्तराखंड में अल्मोड़ा और रानीखेत, और नैनीताल के आर्टम फेस्टिवल में, और मसूरी के भी आर्टम फेस्टिवल में। तो ये बराबर जाता रहा। उत्तराखंड में भी कई प्रदेशों में जाने का अवसर मिला, और खूब काव्य पाठ किया। और लेकिन मैं स्तरीय काव्य लिखता था, मेरे काव्य में काम यही होता था, वो आज की तरह जो आज की कविता है मंच पर खाली मनोरंजन रह गई है। तो लोग जी छुट्टी थोड़ा हंसी की चीजें सुनाते हैं, हंसी की बातें करते हैं, ताकि जनता खुश हो। वो ये तो समय ऐसा नहीं, ये जमाना जो आज का है जो व्यावसायिक कमर्शियलाइज, तो कमर्शियलाइज्ड है, तो उसका प्रतिफल चाहे जनता को खुशी होती। लेकिन मैं तो इस तरह की कविता पढ़ता था, और लोग बहुत प्रशंसा करते। कभी कभी जी दर्शक चिल्ला के भी कहते थे ये आई कविता, ऐसा कहते। जी नदी पर और चिड़िया पर और पंछी पर मैंने ज्यादा कविताएं लिखी हैं। 8-10 कविता चिड़िया पर होगी, ऐसे ही 7-8 कविता नदी पर होगी। और अलग अलग ये बहुत अच्छी कविताओं में से है ये जो कविताएं। तो सर, हाँ। तीसरी पीढ़ी मेरा पुत्र, वो भी कुछ कविता में, काव्य में, इसमें रुचि रखता था। तो विद्यार्थी था तो मैं डांट देता था, अरे इसमें मत आओ, पढ़ो लिखो, पढ़ा लिखा इसमें काम कर लेंगे। तो पत्रकार बना। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम है ना, वो भैया जी कहीं, जी 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 न्यूज 18 इंडिया का, जी 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 ये वो रोज करता है जी, कहीं ना कहीं करता रहता है। तो वो भी उसका भी था, तो उसको बहुत ही लोकप्रियता है, और उसको तमाम लोग जानते। तो ये
हमारी 3 पीढ़ियां राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सेवा करती, लेकिन किसी पत्रकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, किसी ने कभी कुछ लिखा भी नहीं। बहुत कुछ है लिखने के लिए। हमारे जी ये सबसे अच्छा कि ये मुद्रा पुस्तक मेरी प्रकाशित है, और उसका पुरस्कार भी निराला पुरस्कार हिंदी संस्थान ने दिया था उसके ऊपर। जी जी ये है संक्षेप में। और हमारे घर में जो मेरा पोता है, इंटरमीडिएट में एक भाषा लेनी होती है, मुकुंद उसका नाम है, मुकुंद त्रिवेदी। जी पूरे दिल्ली के इंटरमीडिएट साइंस में वो अकेला लड़का था जिसने हिंदी ली थी। अच्छा ये समझिए आप, ये हिंदी जी प्रेम है। घर में भी हमारी 2 बहनें भी, वो भी हिंदी में ही है। मेरा छोटा भाई हिंदी का ही लेक्चरर था, और उसके बाद वो प्रिंसिपल हुआ विद्यांत हिंदू इंटर कॉलेज लखनऊ में, वो प्रिंसिपल हुआ। जी तो हिंदी की सेवा में हम लोग लगे रहे, यही हमको अच्छा लगा। देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। सही बात। आदमी ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहा है, खुद को जान नहीं पाता। जानना क्या है कि भैया इस दुनिया में आकर के देखें, हम दुनिया में आए, एक नाम मिल गया। नाम नहीं मिलता तो मैं निर्गुण होता, नाम मिल गया तो सगुण हुआ। ये भी समझ जी लीजिए। जी और वो मिल गया, फिर अंदर जान के देखना पड़ता है कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वही करना चाहिए। वह इतने जानते, आप छोटी सी बात है, सोच लीजिए, जितना हम जानते हैं उसकी और दुनिया में जानने के लिए इतना ज्यादा है, वो सबका पता ही नहीं कि कितना ज्यादा है। लाख गुना है, करोड़ गुना है। तो जब इतनी ही सी बात है कि छोटी सी औकात है, तो अपना अपने कर्तव्य के प्रति अगर आदमी कर्तव्य निष्ठ है और अपने काम को ठीक से करता है, तो देश की सेवा ही। जी जी सही कहा आपने। तो सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आपका बचपन कैसा गया? मतलब मैंने लोगों को देखा है कि लोग कवि बनते हैं, अपने हाथ से कवि बताती है, वीर रस की कवियाँ मतलब कवि अपने उस पे काम करते हैं। तो आपका बचपन कैसा गया और आपके पूजनीय पिताजी ने आपके साथ कैसा आपको मतलब कैसा देखिए, करना है, कैसा रहा है, आपको मारा है, डांटा है, मतलब कैसे? देख, मैं परम भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं स्वर्गीय रमई काका जैसे लोक विख्यात कवि का पुत्र, लेकिन मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं 6 वर्ष का भी शायद रहा होऊंगा जब मेरी माता का देहांत हुआ। अब मैं दादी के पास गांव चला गया, 4 वर्ष तक गांव में रहा। प्रारंभिक शिक्षा वैसे पहले तो लखनऊ में ही पढ़ रहे थे, गांव में गए तो फिर गांव के स्कूल में पढ़ने लगे। लेकिन उन दिनों शिक्षा शिक्षा की तरह होती थी, बड़ी निष्ठा के साथ, मिशनरी भाव से लोग शिक्षा का कार्य करते थे। 4 साल रहा, लेकिन उन 4 सालों में मैंने अवध के गांव को देखा, अवध की संस्कृति को पहचाना, और इस देश को भी उसी माध्यम से जान लिया। तो ये जो खास बात है, ये वो रहा। तो वो मेरा दुखद। उसके बाद फिर आया लखनऊ में, 7th से लेकर के मेरी सारी शिक्षा देखा है, MA PhD तक लखनऊ में हुई। पिताजी के साथ लखनऊ में रहा, मगर स्टेप मदर के साथ रहना, स्टेप मदर थी तो उनके साथ रहा और आराम से पढ़ता लिखता था। MA PhD करके गया, नौकरी खोज रहा था। तो एक दिन एजुकेशन में सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे चतुर्वेदी जी। उन्होंने हमसे पूछ दिया कि क्या किया है, क्या बोले MA पास किया। हमने कहा MA पास किया है। बोले किस डिवीजन में? मैंने कहा 1st डिवीजन में। तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाया और एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर के टेम्परेरी अपॉइंटमेंट दे दिया। जी, अब मैं वहाँ काम कर रहा था। वहाँ से मैं आया, काम करते करते वहाँ धीरे धीरे सीतापुर चला गया। सीतापुर एक छोटा सा शहर जी, वहाँ पर कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी जब मैंने जी, और वहाँ की जो हिंदी सभा है, जो बहुत पुरानी प्राचीन हिंदी सभा है, तो जन्म भी मेरा गांव में हुआ था जी। ग्राम उन्नाव जिले के रावतपुर गांव में मेरा जन्म हुआ था, जहाँ मेरा पैतृक घर है, मेरे पूर्वज जहाँ रहने वाले थे। और यहाँ आकर के मैं नौकरियों के चक्कर में करता करता मैं सीतापुर पहुंचा। अच्छा, वहाँ की जब कविता विता पढ़ी, वो फिर एक ड्रामा दिया। ड्रामा था कोणार्क, जिसमें मैंने विश्व का मैंने उसका निर्देशन भी किया
आधुनिक नाटक वहाँ नहीं था, वहाँ पर जो चल रहा था पारसी थिएटर चल रहा था। पहला आधुनिक नाटक मैंने वहाँ किया जी था कोणार्क। उसमें इसका निर्देशन भी किया, उसकी भूमिका भी नहीं, बड़ी मेहनत की। बड़ा युवा था, बिल्कुल यूनिवर्सिटी से निकला हुआ आदमी था, वो मेहनत करके उस काम को किया। तो वहाँ के डिग्री कॉलेज, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, उसके मैनेजमेंट ने हमको ऑफर किया। अब हम गवर्नमेंट सर्विस ही छोड़ के कैसे चले जाते प्राइवेट कॉलेज में? वो देते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे कॉलेज में आ जाए तो हम भी कहेंगे कि हमारे कॉलेज में अरुण जैसा करिए। मैंने कहा ये बात है? बोले तो हमने कहा मैं आ जाऊंगा, आप कमेटी बैठाइए, मगर ऐसे नहीं आऊंगा, मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट पर नहीं आऊंगा। जब यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हमारा अपॉइंटमेंट होगा तो वहाँ चला गया। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, तो वहाँ के सारे जो हिंदी के प्रोफेसर थे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के थे, वो सब हमें जानते भी थे। उन्होंने फट से वो आधुनिक हिंदी में मेरी थीसिस है पीएचडी की, तो हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता और हिंदी ड्रामा, ये खास तौर से मिले। बाकी बीए में तो सभी कुछ पढ़ाना पड़ता था, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो जो हिंदी का कोर्स है उस पूरा पढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पढ़ाता रहा। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि वहाँ एक अध्यापक में बहुत लोकप्रिय हुआ, और यहाँ आने के बाद मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो 5-7 तो डिक्शनरी खरीदी थी हमने, अंग्रेजी की, हिंदी की, पुराण की, और वो धर्म की पौराणिक भी खरीदा, धर्म कोश भी खरीदा, और भी कई कोश खरीदे। क्योंकि उनको जाने में ना, देखिए कविता लिखना और बात है, एक बात बता दूं आपको कि कविता लिखना और बात है, लेकिन कविता उससे ज्यादा कठिन काम है। उसको क्योंकि उसके तमाम एंगल होते हैं, वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने तमाम मेहनत की और तमाम कोशिश करके उसे कविता को समझने के लिए, जिस देश की कविता है उस देश का इतिहास आना चाहिए, सबसे पहली बात। जी सर। जिसको हिस्ट्री नहीं आती वो इतिहास नहीं, वो कविता नहीं समझ सकता। अगर आप अकबरकालीन भारत नहीं जानते तो तुलसीदास को नहीं समझ सकते, बड़ा मुश्किल का है। तो हिस्ट्री पहली चीज है। हमारे कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो यही कहते थे, उन्होंने तो हमको नहीं पढ़ाया, मैं जिनको उन्होंने पढ़ाया था उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो वो सारी बातें वहाँ मालूम हुई। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कल्चर होता है। फिर वो ऑक्सफोर्ड चले गए, तो वो इतिहास को, लेकिन मैं इसमें कुछ जोड़ता हूँ, इतिहास भी आना चाहिए, और उस देश का विचार यानी उस देश के फिलॉसफी, कम से कम हिंदी कविता समझने के लिए आपको वेदांत और सांख्य दर्शन तो आना ही आना चाहिए। जी। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यानी आपको इतिहास आ गया, ये सब आ गया, मगर आपके अंदर अगर सौंदर्य बोध नहीं है तो क्या कविता खास समझेंगे? सौंदर्य बोध, और सौंदर्य बोध मानव का गुण है, और किसी जीव में ये नहीं पाया जाता। और जो लोग सौंदर्य बोध को नहीं समझते वो मनुष्य पूरी तरह से बन ही नहीं पाते कभी। जी, इस पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे सौंदर्य वो आप बता रहे थे, जैसे आजकल के जो चैनल पे लोग बोलते हैं, जैसे मूवी जो आजकल की आ रही है वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को लेके बना रहे हैं। वो अपने में थोड़ा वो लोगों ने शुरू किया है, जैसे मनोज बाजपेयी हैं और भी अलग अलग कलाकार है जो अपने माटी से जुड़े हुए कहानियों को लेकर के आ रहे हैं। तो आप क्या लगता है, जो राइटर जो काम कर रहे हैं वो अभी भी अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, कि उनको अभी, क्योंकि क्या वो कहते हैं ना कि जो भी राइटर आता है बड़े शहरों में अपने माटी को थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। जहाँ जब आप पैदा हुए भारत में, तो भारत से तो आप बच के नहीं रह सकते। भारत में पैदा हुए तो भारतीयता से बच के नहीं रह सकते। जी। तो अगर हम विदेश की चीज भी पढ़ते हैं तो उसको हम भारतीय ढंग से पढ़ते, भारतीय धरती की गंध उसमें आ ही जाती। ये मतलब इससे बचना बहुत ही कठिन है। और इस देश विदेश की खिड़कियां खुली हुई है, सब हमारे पास साहित्य आ रहा है और हम उसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये तो कोई बुरी बात नहीं। जी जी। ये मैं नहीं मानता कि उससे आप बच जाएंगे, भारतीयता से आप बच जाएंगे।
और अगर आप बचेंगे तो आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। बहुत कुछ नष्ट हुए हैं। हमारी संस्कृति में विकृति आई है, तो वो जो विकृति आई है वो पश्चिमी सभ्यता की नकल के कारण आई है। हम बुरी चीजों के साथ साथ कोई अच्छी चीजें भी छोड़ देते हैं। जी जी ये जी तो अपनी पहचान खोने जैसा है। और ये जो हिमालय से दक्षिण में जितनी एशिया है, ये सब भारत है मित्र। इसको हाँ, इसको समझिए, समझे बिना अगर आप जान देंगे, चलिए आप अफगानिस्तान से चलिए इंडोनेशिया तक चले जाइए, आप जी जी हर भारतीयता की कोई ना कोई कड़ी मिलती चली जाएगी। आप जी हाँ, वो सत्य सत्य। जी जी है। ऐसे ही आप विदेश का साहित्य लाते हैं, उससे भी समझ आती है, उसको जी जी पढ़ना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा, जी भारतीय जी दर्शन को भी जानते हैं। और अच्छा कई अंग्रेजी लेखकों में ये बात मिलती है। अभी कई उपन्यास पढ़ रहा था मैं, तो उसमें वेदांत साफ साफ झलक रहा था। अच्छा ये सारी बातें हैं, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे कोई नुकसान होगा। अगर अच्छा हमारी अपनी संस्कृति बनी रहनी चाहिए जी, उसको छोड़ना नहीं। ये नहीं सोचना कि यार ये पुराना है इसलिए करा, उसको समझने की कोशिश करो। और समझने की कोशिश अगर नहीं करोगे तो फिर कचरे रह जाओगे, फिर बात पूरी बन। चलिए, तो आप आपके जो आपने अभी अब जो काम किया है वीडस के, जैसे आपकी महाभारत की वीडस की कविता फेमस है, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहते हैं, आपने कैसे काम किया उस पे? और नहीं, काम नहीं करना पड़ता, काम तो गद्य लिखने में करना पड़ता। गद्य और पद्य का यही अंतर है। कविता लिखने में देखिए, कविता की पहली शर्त जी वो तो हम पहले ही बता चुके कि कविता समझने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कविता लिखने को के लिए भी वो चीजें चाहिए। जी 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 बिना प्रतिभा के आप कभी नहीं हो सकते, कलाकार हो भी नहीं सकते। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, इट इज मस्ट। और टैलेंट किसी के अंदर इंफ्यूज नहीं किया जा सकता, किसी को मतलब उपहार में नहीं दिया जा सकता, सिखाया नहीं जी, सिखाई नहीं जा सकती। कविता किसी के अंदर है तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है, उसको कुछ शिखर पर लाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। मगर अगर प्रतिभा ही नहीं है, तो जैसे कि फेसबुक वगैरह पर हम देखा करते हैं, कविता लिखनी आती नहीं, इस पे सर एक क्वेश्चन बना है, सॉरी टू इंटरप्ट, इस पे क्वेश्चन बना है सर आपसे, कि जो जो आजकल के जो कवि हैं, जो बच्चे जिनको कवि बनना है, जैसे आपने बताया कि हमें क्या क्या चीज चाहिए कवि बनने के लिए, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहते हैं और कैसे वो उस चीज को लेके अपने अपने इस टैलेंट को और निखार सके? टैलेंट अगर है जी तो उसको रास्ता दिखाना नहीं पड़ता, और रास्ता ये टैलेंट अगर आपके पास है और एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, जी उस लाइन में जाना पड़ेगा। पहली बात, लिखने से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जब आप 10-20 कविता पढ़ेंगे तो कहीं आपको तमीज आएगी कि भाई ये कविता होती है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे राइटर्स को पढ़ेंगे, अच्छे और बड़े कवियों को पढ़ेंगे। वैसे तो रामचरितमानस को देख लीजिए, दुनिया में उसकी टक्कर का कोई ग्रंथ ही नहीं। आप बताएं कोई ग्रंथ ऐसा है जो रोज घर में पढ़ा जाता हो, जिसका अखंड पाठ होता हो, जिसके ऊपर कथा वार्ता होती हो, जिस पर विवेचन होता हो, व्याख्यान होता हो। जब मैं पीएचडी करने चला तो मैंने देखा कि कोई 550 थीसिस हिंदी में है। जी 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 हमने पता लगाया तो पता चला था कि 300 थीसिस खाली तुलसीदास पर। आप सोच लीजिए, और आज भी गुंजाइश बाकी है। मैं भी तुलसीदास में सोचता हूँ तो कुछ दूसरे ढंग से सोचता हूँ। देखें, कोई भी विचार किसी व्यक्तित्व के पास जाता है तो एक नवीनता पाता है, खासतौर से आर्टिस्ट। वैसे तो एक गांव का आदमी है, वो भी अपने तुलसीदास के बारे में को विचार करता है, लेकिन अगर हमने पढ़ा तो जो लोग हैं उनके लिए मस्ट है कि प्रतिभा हो पहली शर्त। जितनी वो चीजें जो मैं बता चुका हूँ अभी, कि सौंदर्य जी, और जब प्रतिभा होगी तो अपने आप उमड़ के कविता आएगी आपके कंठ में, आपके दिमाग में एक बिंदु आएगा। बता दे और भी बता दे इसके आगे, एक बिंदु आएगा। अब आपको लिखना है, भाषा तो उसके लिए बनी नहीं है, वो चीज तो नहीं है।
शब्द नए बनाने पड़ते हैं। जो आप हमारी वीरसी कविता अभिमन्यु वाली बता रहे हैं, उसे मैंने शब्द बनाया है, बनाना पड़ता है शब्द, क्योंकि वो होते नहीं हैं। तो भाषा की जो अस्मिता है वो कविता की अस्मिता से छोटी है। मैं सिर्फ ये कहना है, और ये हर कवि को ये परेशानी होती है। अज्ञे जी ने तो इस पर काफी लिखा है। अच्छा। तो बात मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गई होगी। जी जी जी। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन था, एज अ कवि, एज अ लेखक, हाँ। आपको क्या लगता है, साहित्य ने इंसान को बनाया कि इंसान ने साहित्य को बनाया? नहीं देखो, ये तो सवाल बनता ही नहीं है। अच्छा। इंसान ने साहित्य बनाया। जी जी साहित्य ने सबसे पहले तो कला जो है वो टी.एस. एलियट लिखता है, पोएट्री स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रम बीटिंग इन द जंगल। वो कहता जी, पहली बार जब ड्रम बजा जंगल में, जी तो जी वहां से कविता शुरू होती है। यानी कला वहां से, कलाएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो जी जी तो कहने का मेरे अर्थ ये है कि कविता ही एक कला नहीं है। लोगों ने पुराने जमाने में ड्रम बजाया, चित्रकला आई, जी कई चीजें आई, फिर नृत्य आया। जी कविता तो तब आई जब, देखिए, कविता बिना भाषा की परिपक्वता के नहीं लिखी जा सकती। जी हर चलती फिरती भाषा में कविता नहीं लिखी जा सकती। अगर आप उसमें लिखेंगे तो वही चलती फिरती बात आएगी। अच्छा। यहाँ एक बात और बता दूं, अज्ञे जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी। वो कहते हैं जो शब्द को अर्थ नहीं दे सकता वह कवि नहीं है, वह कवि न होगा। यही वाक्य है उनका। जी जी आप शब्द से अर्थ ले रहे हैं तो आप डिक्शनरी चुरा रहे हैं। हम्म, आपके आजकल यही हो रहा है, आपके आजकल यही हो रहा है। हाँ, कचरे लोग हैं, समझते ही नहीं है। अरे देखिए, रात कला का क्षेत्र है, इसमें तपस्या करनी पड़ रही है। जी जी रात रात जागना पड़ता है। रात में अगर कविता का विचार आ गया तो रात भर नींद नहीं आएगी जब तक कविता नहीं बन जाएगी। सही होगा आपने से। जब अपने आप स्प्रिंकल अप होती है कविता, दिमाग में हिट करती है, वह ओरिजिनल होती है। और अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो वो कविता नहीं, वो तो फिर आप किसी पुरानी चीज को दोहरा रहे हैं। ये जी जी कहने का अर्थ ये है कि शब्द को अर्थ देना, यानी जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपका अर्थ दे रहा है, अपना अर्थ थोड़ा हट गया है, थोड़ा अलग हो गया है, उससे हट करके जी मुझसे नहीं जाएगा। मगर ये नहीं कि आप उससे अर्थ उन्हीं शब्दों को मिला दिया और भूख लगी है खाना लाओ अपने करो थोड़ी भी देरी, ये कविता है। तो ये तो कविता नहीं है। कवित्व के लिए कृतित्व चाहिए। कृतित्व हमेशा नया होता है, मौलिक होता है। ये जी मौलिकता कविता की अपेक्षा है, बिना इसके कविता नहीं हो सकती। जी जी। सर आपसे दो तीन क्वेश्चन और थे जो मुझे समझने थे पहले, जो जो हमारे ऑडियंस को समझना है, ये हिंदी और अवधी में क्या अंतर है, सबसे पहले आप ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब ये बड़ा लंबा, ये मेरी कोई अलग विषय है, 1 घंटे तक मैं बोल सकता हूँ इस विषय के ऊपर। ये तो बहुत पढ़ा है मैंने, जानने की कोशिश की है। बेसिक बेसिक में क्या आप बोल सकते हैं, मतलब? नहीं नहीं, देखिए, हिंदी जो है वो कुछ नहीं है। काले साहब लिखते हैं, इतने बड़े प्रोफेसर थे वो, इतने बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने लिखा हिंदी कुछ नहीं है, सदियों से सरल होती हुई संस्कृति ही हिंदी है। तो अच्छा। भाषा का एक गुण है कि वो कठिनता से सरलता की ओर आती है जी जी और बदलती रहती है। वो दूसरी भाषाओं से लेती है और दूसरी भाषाओं को देती है। जी भाषा ऐसे ही बनती है। भाषा किसी भाषा से नहीं बनती। इससे लिया, उससे लिया, कुछ दिया, कुछ लिया, कुछ प्राप्त किया, और बदलते हुए 100-200 साल में भाषा बनने लगी। फिर 2-3, तो हिंदी और अवधि का, अवधि पुरानी है। जी। अरे अवधि तो इतनी पुरानी है कि वो संस्कृत से भी ज्यादा पुरानी है। अच्छा, मतलब हिंदी से भी पुरानी है अवधि? पुरानी क्यों नहीं है? तो हम अच्छा। 14वीं सदी में मुल्ला दाऊद अवधि में एपिक लिख रहा था, चंदाइन लिखा, उसने ग्रंथ लिखा। तो जब 14वीं सदी में वो लिख रहा था तो उससे पहले में तो कुछ लिखा गया होगा। एकदम से क्या कोई एपिक लिख देगा? वो तो सब हनुमान चालीसा भी अवधि में है, अगर गलत ना हो तो। है। हनुमान चालीसा भी अवधि में है। हाँ, वो तुलसीदास सदा हरि जय राखी जय नाथ हृदय।
लेकिन वो अवधि में पूरा का पूरा अवधि में, और जी, इसको जी। गलत सलत लोग पढ़ते हैं, वो अलग बात है। और लेकिन वो है अवधि। जी। अवधि पुरानी है, पुरानी हिंदी समझ लो अवधि है। और अच्छा। जब भी कोई भाषा बनती है, एक बात जान लीजिए, ये एक बेसिक फैक्ट, जब कोई भाषा बनती है नई, जी। तो जितनी बोलियां होती हैं, बोली जाती हैं, उन सबके शब्द उन सबसे लेकर के ही बनती है, अकेले नहीं कोई भाषा। तो हिंदी हिंदी जो है, पुरानी हिंदी है, अवधि। जो ये जितनी जनपदीय बोलियां हैं, उनमें सबसे पुरानी अवधि है। उसका कारण है, अवध जी। के जो शाकवंशी क्षत्रिय थे, राजा राम वाले, उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बहुत सारा और प्रदेश भी उसमें था। तो वो जी। भाषा होती चली गई उनकी। और इस बात को डॉक्टर रिस डेविडसन ने, और वो नाम बोल रहा हूँ वाजपेयी जी का, जिन्होंने भाषा पर काम किया, किशोरीदास वाजपेयी जी, इन्होंने जी। बड़ा जोर दे के लिखा है कि गौतम बुद्ध से पहले अवध की एक भाषा थी, जो रोज का रोज के कार्य में व्यवहार में आती थी। अरे, और डॉक्टर रामविलास जी भाषा के क्या कितने बड़े ज्ञाता थे। वो लिखते हैं कि अवधि 1500 वर्षों तक स- सं, संपर्क भाषा का काम करती रही, और उसके तत्व हर भाषा में पहुंचे अवधि के। आप देखिए, उन्होंने तो उसके तत्वों को कश्मीरी और सिंधी तक में तलाश लिया है। मैं वहाँ गया, ये जो गुजरात है, गुजराती में भी कई चीजें ऐसी हैं, जैसे कहेंगे, वो हमने पूछा किसी से, फोन करना था हमको, तो एक जगह गया, मैंने कहा फोन बूथ था उनका, तो हमने पूछा, तो उनका सकल गांव में फोन खराब है। तो सकल गांव में ये अवधि में भी बोला जाएगा। अच्छा। तो अवधि के तत्व सब जगह पहुंचे, वो इसीलिए पहुंचे कि बड़े भारी साम्राज्य की वो भाषा थी, और सैकड़ों वर्षों तक, 1500 वर्षों तक वो संपर्क भाषा बनी रही भारत के, उत्तर भारत की। महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र में जाने के एक दिन महाराष्ट्र में घूम रहा था मैं, कहा, पूना में शायद, तो वहां एक जगह लिखा हुआ था, राइस प्लेट चालू आए। मुझे खट से याद आया, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, आहाय क्रिया है के अर्थ में ये है। और एक नहीं है, जैसे एक छत पे कोई आदमी खड़ा है, नीचे बुलाना हो, जी। में कहेंगे खाली आ, यही अवधि में बोलेंगे। अच्छा। ये आप समझ लीजिए। और अवधि के बहुत सारे तत्व मराठी में मौजूद है, उड़िया में, बंगाली में तो खूब है। जो अवधि में जो शब्द चले गए हैं, वो बंगला में मौजूद है। जैसे पूड़ी बनती है ना, तो पूड़ी को अवधि में लुचई कहा जाता है। अच्छा। बंगला में आज भी लूची बोला जाता है। गांव में जैसे कहा कि ये काम करो, तो आदमी अगर मना करता है, कहता है ये हमसे नहीं हो सकेगा, ये कहना हो, तो वो कहेगा हमते न पोसाई। बंगला में बोलेंगे पोसाबे न, ये बोलेंगे। तो ये मैं एक दो शब्द बता रहा हूँ, बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी में अवधि का शब्द है रेशम से, वो पर्वत आई, नियर आई, नियर शब्द मौजूद है। कड़ी शब्द मौजूद है, कड़ी से ही करी शब्द बना है। अब ये तो अलग विषय है, तो बहुत लंबा विषय है, बहुत सारे शब्द हमने। अच्छा, आपसे बता रहे थे इसमें ऐसे साउथ को कोई ऐसा है, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा? देखिए, ये जो गंगा घाटी है ना, जी। जहाँ तुम्हारा ननिहाल है, इस क्षेत्र को गंगा घाटी क्षेत्र कहते हैं। बड़ा उपजाऊ मैदान है वो। जी। इस गंगा घाटी में आर्य, द्रविड़, मंगोल और निषाद, इस चारों कुल के लोग एक साथ रह रहे थे। और दिन में वही अवध का क्षेत्र है, वही मध्य प्रदेश है। सीतापुर की में तुम्हारा ननिहाल, सीतापुर की भाषा अवधि है। तो जी। इस अवधि में तमिल के शब्द भी हैं, निषाद भाषा के शब्द भी हैं, जी। मंगोल भाषा के शब्द के भी एक आध शब्द मिल जाते हैं, और आर्य शब्द तो है ही उसमें।
जी। तो तमिल शब्दों का मिलना, जैसे अम्मा शब्द है, ये तमिल शब्द है। मामा, मामी, ताऊ, दाऊ, ये शब्द तमिल की, ये अभिजात शब्द है, और ये मिलना ये बताता है कि हजारों साल तक वो साथ साथ रहे हैं, इसलिए ये शब्द निकले उनको। अब जैसे एक शब्द है नीर, हाँ, नी नीर जल, और मीन माने मछली। नीर और मीन आपको लगेगा संस्कृत के शब्द है, मगर ये संस्कृत के नहीं है, ये द्रविड़ शब्द है। द्रविड़, ओके। जैसे कुहू और राता आपको लगेगा कि ये संस्कृत के शब्द है, लेकिन नहीं, ये निषाद भाषा के शब्द है। जैसे गंगा शब्द है, संस्कृत का नहीं है, ये समझ लीजिए आप, ये निषाद भाषा का शब्द है। आंग है ना, ये जो आंग है नदीवाचक है, ये वही जी, वो इंसान, वो कह रहे हैं यांग किसी ज्ञान वांग हो, इनमें जो आंग है वो भी वही है। अच्छा। तो ये देश अलग अलग नहीं थे, इधर से उधर लोग आते जाते रहते थे, एंड वो एक दूसरे से भाषा तो एक दूसरे से ही जाती है। जी, जी, सही बात। अवधि की बात कही आपने, एक भाषा मध्य एशिया में मिली है, ईंटों पे छपी हुई, पका ली गई है ईंटें, वो भारत की भाषा है। अच्छा। और उसमें अवधि के शब्द जरूर होंगे, मैं निश्चय नहीं है कहूँगा, मैं तो कभी गया नहीं वहां, न मुझे वो पढ़ने को मिली है, मगर अपभ्रंश भाषा है, उसमें अवधि के शब्द है। जी। ये ब्रज भाषा जिस भाषा से बनी है, जिस प्राकृत से बनी है, वो है शौर सेनी, उसमें अवधि का बेहद प्रभाव, वही कारण है वो जो महा साम्राज्य वाला, उसमें तमाम अवधि के शब्द आपको मिलेंगे। जी, जी। हमने अभी आपको अंग्रेजी तक में बताया, अरे जागा शब्द है, हाँ, शागिल शब्द जर्मन भाषा में है। जागा एक जाति है जो रात रात भर गा के जगाया करती थी, जागने के अर्थ में, बोलने के अर्थ, वही शागिल जर्मन भाषा में बोलने के अर्थ। तो खोजेंगे तो बड़े रहस्य पता चलेंगे जब इसमें रिसर्च करेंगे। तो हिंदी, अच्छा, सब अवधि है। संस्कृत में जैसी क्रियाएं हैं, जी, पठति, खादति, गच्छति, ऐसी क्रियाएं हैं, तो अवधि में भी यही है। वो जाते हैं, वो खाते हैं, वो पियते हैं, वो आवते है, टिकारात जी, क्रियाएं मिलेंगी, तो दोनों एक सी हैं। वो असल में अलग अलग अवधि बोलने वालों के या आर्यों के, जैसे यहाँ के रहने वाले जो अनार्य लोग थे, उनके कबीले थे, तो कबीले इनके आर्यों के भी थे, और वो गण समूह उनको कहा गया। जी, जैसे भार्गव कबीला भृगु ऋषि का, ये कश्यप कबीला जिससे कश्मीर शब्द बना है, कश्मीर में कश्यप शब्द है, लेकिन कोहे काप में भी कास्प शब्द मौजूद है। या अच्छा। देखिए, भारत में एक जगह है मुल्तान, यानी सम्मिलित हाँ। भारत में पूरे भारत, मुल्तान पाकिस्तान में है, लेकिन मुल्तान है क्या, मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान। जी, जी। दूसरा एक शब्द और मिलता है, अजरबैजान एक देश है, हाँ, हाँ। वो पूरा देखेंगे उसका, उस शब्द का की व्याख्या है आर्य बीज स्थान। अच्छा। इसलिए आर्य फैले हुए थे, कश्मीर में भी थे, कश्यप गोत्र के थे, भार्गव गोत्र के भी थे, और ये भार्गव गोत्र के लोग ये थे, ये गीत वगैरह लिखा करते। तो अच्छा। वाल्मीकि को इसीलिए किसी ने प्राचेतस लिखा भी है, मेरे ख्याल से बंगला में जो रामायण है, कृत्तिवास, जी, जी। शायद इनको प्राचेतस ही कहा है वाल्मीकि को। तो उन लोगों में ये गायन की प्रथा थी, किसी की भी प्रशंसा में, किसी की भी गाथा के ऊपर वो लिखने लगे। तो रामायण का भी यही हाल है कि प्रारंभ में वो गायन ही थी, बाद में वो साहित्यिक बनी, ये है। तो रामायण में, महाभारत में हम लोग आते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आने से पहले एनालिसिस कर रहा था। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, फिर जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब कम्युनिस्ट का राज चला, मतलब इनडायरेक्टली वे में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा CPM का चल रहा था, तो आपको क्या लगता है हर एक दशक में कवि ने अलग अलग तरीके से अपनी कविताओं को वर्णन किया हुआ है? नहीं, उस पे आप समाज के साथ जी,
कविता भी बदलती है। समाज ये नहीं बदलता, जीवन बदलता है तो साहित्य भी बदलता है, कविता भी बदलती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कविता एक बार जैसी लिख दी गई वैसी ही बराबर लिखी जाएगी। अगर लिखी जाएगी तो जीवन के साथ नहीं चल रही है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन है, कविता उसके बिल्कुल बराबर हिंदी कविता में आप उस आंदोलन की झलक देख सकते हैं। ये कहने का मतलब हमारी है कि वो बदलेगा तो कवित्व भी बदलेगा, कविता नहीं बदलेगी। जी, तो अभी आपको क्या लगता है, अभी फ्यूचर क्या है आगे का, एज अ पोएट को लेके, कवियों को लेके जो फ्यूचर आपको क्या लगता है? देखिए, कविता का कुछ लोग तो ये मानते हैं कि कविता खत्म हो गई है, और एक वो लेखक है, उसका एक पात्र आता है जिसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जी, यूरोपियन राइटर है, संभवतः इंग्लिश का। वो कहता है कि उसका एक पात्र आता है, बाजार में चिल्लाता है, ईश्वर मर गया, ईश्वर मर गया, ईश्वर। जी, तो लोग हंसते हैं, तो कह रहे ऐसे नहीं, कह रहे अरे मैं अभी आ रहा हूँ दफना के उसको। तो बात खुलती तो कहता है कि जनाब अली, आपको नहीं पता, मारा तो आप ही ने। अच्छा, समझ रहे? तो भाषा को भी अगर आप अपने को विकृत करेंगे, भाषा तो बदलेगी, निश्चित बदलेगी, मगर हिंदी चूंकि एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, ऐसी दूसरी भाषा वो हमारी जान में तो नहीं। देखिए, एक भाषा का नियम है, वन साउंड वन सिंबल। जैसे का एक ध्वनि है ना, उसके एक ही सिंबल है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में क्या है, कलर में सी से का लिख देंगे, केमिस्ट्री में CH से लिख देंगे, कहीं के से लिख देंगे, तो ये हिंदी में नहीं। दूसरी बात, कंठ ध्वनिया है, ये का, खा, गा, गा, अंगा। थोड़ा और ऊपर आई तो चा, छा, जा, जा, या। फिर मूर्धा में आई तो टा, ठा, डा, डा, हाँ। फिर दंत मूलीय ध्वनिया, दांत की जड़ में ता, था, ता, धा, ना। फिर आएगा ऊंट से द्वयोष्ठ ध्वनिया, पा, फा, पा, पा, मा। जी, फिर यार अलावा ये जो बने हैं, ये बाद में आई हुई दुनिया है। भाषा विकसित होती रही 52 ध्वनियों की भाषा है। आप सोचिए जरा, संसार की हर भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। तो हमारी भाषा और हमारी लिपि दोनों ही वैज्ञानिक, उसमें कहीं इधर उधर नहीं है। जो जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। जिस बात में स्पष्टता है। जो सरदार जी थे, मैं नेम्स भूल जाता हूँ, वो पहली बार जब गए हॉकी की कमेंट्री करने के लिए टोक्यो गए, तो उनसे डिमेलो ने कहा कि क्या तुम 1 मिनट में 60-70 शब्द बोल सकोगे हिंदी में? तो उन्हें जो कोशिश करता हूँ, मगर जैसे ही उन्होंने खत्म किया, वो उसी पिच पे हिंदी में बोलने लगा और बातों में पीठ पे हाथ। जब कमेंट्री खत्म हुई तो BBC का उस जो प्रसारक था आया, जिसने कहा ये कौन सी भाषा है, बड़ी स्पष्ट है, स्पष्टता है इसमें। अंग्रेजी में तो आधे शब्द का उच्चारण हो तो आधा उच्चारण होता ही नहीं। जी, जी, वाटर रा आएगा ही नहीं। तो हिंदी में क्या है, एक एक शब्द शुद्ध आएगा। भाषा को शुद्ध रखने के लिए देवनागरी लिपि से अच्छी लिपि नहीं मिलेगी आपको। रोमन में तो हिंदी को लिखा ही नहीं जा सकता, लोग लिखते हैं। ये अब जैसे कढ़ी शब्द है, या यूरोप वो जाके पहुंचा अंग्रेजी में तो करी हो गया, कढ़ी आप लिख ही नहीं सकते। जी, तो आपके पास दुनिया नहीं है। ये पुराने जमाने से है। जैसे सिंध नदी थी, जी, तो सिंध के उस पार जो लोग रह रहे थे, उनके पास सा ध्वनि नहीं थी, तो वो इसको हिंद कहने लगे। सिंध से हिंद बना, हिंद से इंद, इंद से इंडिया। इसके मूल में सिंध शब्द है। अच्छा, ये बात है, इसको उसके मूल में सिंध शब्द है। जी। तो थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपने इतना हमें समझाया हिंदी को लेके, अवधी भाषा को लेके। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत स्वागत है, मेरे आशीर्वाद है जी। को ईश्वर बहुत सफलता दे, बहुत बड़े बड़े काम करें। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आई है तो लाइक द बटन, जो बटन दिए ना उसको लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ ज्ञान ले सकें इन अ सिंपल वे में।
तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। तब तक के लिए बने रहिए। विल बी कम बैक with more exciting videos in Hindi, also going to be in English also. तब तक के लिए stay tuned, stay healthy. Will be come back soon.